अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वल-मग़फ़िरह। पिछला जो हमारी क्लास थी या पिछला जो लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके 4 टॉपिक्स ग़ालिबन हमने कर लिए थे और 4 टॉपिक्स रहते थे, विच इज़ फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज़ और आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझा था कि मॉलिक्यूल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और नेमिंग किस तरह की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, आपने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि फंक्शनल ग्रुप अगर मॉलिक्यूल में गिवन है तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उनके आपने सर्कल करके बताना होता है। इसका एक क्वेश्चन आपके पास अभी रिसेंटली एग्जाम में भी आया था। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे हम। फंक्शनल ग्रुप ये क्या होता है, ये होते हैं एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड हो। तो एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड with carbon to alter its physical and chemical properties। तो डेफिनेशन से क्या समझ आया, कोई ऐसा एटम या एलिमेंट जो कार्बन के साथ आके जुड़ेगा मॉलिक्यूल में और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विद इन द सेम फैमिली, ठीक है ना, विद इन द सेम फैमिली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो नंबर ऑफ कार्बन की वजह से चेंज होती है। और फैमिली चेंज कर दोगे, जैसे अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे तो अल्केन अलग होता है, अल्कोहल अलग होता है, सिर्फ और सिर्फ एक OH की वजह से ये सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। एक एग्जांपल में आपके पास है मीथेन, फॉर्मूला होता है CH4। ये गैस है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इसका नाम है मीथेन। ठीक है, ये गैस है, ये इनर्ट है और ये ऑर्डरलेस है, इसमें स्मेल नहीं होती और ये कलरलेस भी होता है। ठीक है, अब अगर आप किसी तरीके से इसके अंदर दो काम कर दें, दो काम, पहला काम ये कर दें कि इसका एक H निकाल दें, इसमें से माइनस कर दें H को और इसमें ऐड कर दें OH को, प्लस कर दें OH को किसी तरीके से। अच्छा, वो कैसे होगा, तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा। अभी हमें वो केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ना, अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि मान लो कि किसी तरीके से ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गई, CH3 रह गया इसमें और साथ आ गया OH। तो इंडीड हुआ क्या, ये हुआ, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन्स में से 3 हाइड्रोजन्स रह गए और एक OH आ गया। ये जो OH आके इसमें कार्बन से डायरेक्ट अटैच हुआ, इसके आने से क्या हुआ, इसका नाम चेंज हो गया मीथानॉल, मीथेन से मीथानॉल हो गया। ये गैस से लिक्विड बन गया एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इनर्ट की बजाय एक्टिव हो गया, मतलब ये रिएक्शन करता है लेकिन अल्कोहल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है, यानी कि और बहुत अच्छे रिएक्शंस देगा एज़ कम्पेयर टू मीथेन या अल्केन्स। ठीक है जी, और ये ऑर्डरलेस भी नहीं रहेगा, इसके अंदर एक फ्रूटी स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो ये स्मेलिंग लिक्विड बन जाता है। अच्छा, एस्टर्स भी स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं, फ्रूटी स्मेल होते हैं, मगर एस्टर्स की तरह की खुशबू इसमें नहीं होगी। एस्टर्स अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल करते हैं। ठीक है, तो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं, तो स्वीट स्मेल बन जाएगी इसमें। अच्छा, अगर इसी में अगर आपने मान लें कि -H किया लेकिन प्लस कर दिया NH2, ठीक है, अमाइन ग्रुप ऐड कर दिया, अमाइन, तो फिर क्या होगा, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3NH2। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे कि अभी हमने इसका ड्रॉ किया, ये H, ये C, ये 3H, ये अपनी जगह पर, इस H, इस N का, N के साथ ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा। अभी इस बॉन्ड की वजह से, इस नए बॉन्ड की वजह से ये मीथाइल अमाइन कहलाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये लिक्विड की बजाय गैस ही रहेगा, जैसे इसमें गैस था तो ये भी गैस ही है। ये इनर्ट था, ये एक्टिव था, ये भी एक्टिव है। इसका कोई ऑर्डर नहीं था, ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड था, इसके अंदर से फिशी स्मेल आएगी।
ठीक है, ऐसे लगेगा जैसे आसपास कोई फिश रखी हुई है, तो उसमें से अमाइन की स्मेल, वो अमाइन की स्मेल होती है, डिस्टिंग्विश ऑर्डर होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये अमाइन है आसपास कहीं। ठीक है, तो किस चीज़ ने इसको कन्वर्ट किया? सिर्फ इस वजह से कि आपने इसके साथ एक नया फंक्शनल ग्रुप यानी OH अटैच कर दिया, इसके साथ NH2 अटैच कर दिया। तो कितने फंक्शनल ग्रुप्स हमें पढ़ने हैं? और अच्छा, आपको इसकी डेफिनेशन नहीं आती लिखने के लिए, आपने इस तरह से आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये अगर इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या है, दिस इज अल्कोहल। अगर ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये क्या है, अमाइन है। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर आपके पास उसके फैमिली के नेम और उसके फंक्शनल ग्रुप और उसके स्ट्रक्चर्स। तो नेम, फंक्शनल ग्रुप और उसके फिर स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपके पास बेसिकली नेम जो होगा, जैसे अल्कीन है, अल्कीन। अब अल्कीन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो आप लिखेंगे नो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन होगा, ये सब। ठीक है, इसी तरह से आता है अल्कीन। अब अल्कीन का भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, नो फंक्शनल ग्रुप। ये तो प्योरली हाइड्रोकार्बन है ना, तो इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर कोई चीज़ आके लगती है ना, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाती है। आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका स्ट्रक्चर बनता है कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड, ये इस तरह। कहीं पर अगर आपको ये नज़र आ जाए तो इसका मतलब वो अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अगर लिखा हुआ है अल्कोहल, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी, यानी कि C के साथ O और H जुड़ा होगा। अच्छा, ये C पीछे से किसी से बॉन्डेड होगा, इसकी जो 4 वैलेंसीज होंगी तो ये चारों तरफ से कहीं ना कहीं से जुड़ेगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, COH यूँ भी बन सकता है और यूँ भी बन सकता है, CO और H। इसके लीनियर भी बन सकता है, आप इसको चाहो तो लीनियर बना दो, चाहो तो इसको एंगुलर बना दो, नीचे की तरफ ले आओ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है, कभी कभी ऐसे भी आता है। अल्कोहल के बाद आता है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है यही वाला COH, लेकिन इससे पहले एक और O आ जाएगा, COOH, या इसको लिखा जाए CO2H, ये दोनों एक ही बात है। सही है, तो ये कैसे ड्रॉ होता है? तो इसकी ड्राइंग कुछ यूँ होती है। अच्छा, ये अपनी वैलेंसी 4 पूरी करेगा, ये भी पूरी करेगा। इसका ऑक्सीजन यूँ होता है एक, और दूसरा यूँ होता है, या आप इसको यूँ लिखें, C डबल बॉन्ड O एंड देन H। अगेन ये एंगुलर भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया, अल्कोहल ये हो गया, अल्कीन ये हो गया और अल्केन ये हो गया। इसके बाद आपके पास आता है अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अमाइन, अभी जिसकी हमने पीछे बात की, ये होता है C के साथ NH2 जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ये बाकी की वैलेंसीज अपनी आगे पूरी करेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ ड्रॉ होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ ड्रॉ होगा कि ये कार्बन, इसके साथ N और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ऐसे। बाकी की इसकी वैलेंसीज अपनी पूरी हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर अगली चीज़ आती है अमाइड। अमाइड फंक्शन, देखो ये अमाइन था ना, तो इसके एंड में DE आ जाएगा, NE की बजाय DE आ जाएगा। तो अमाइड क्या होता है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? जिसके अंदर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन को मिला दोगे, यानी कि ये CO और उसके साथ ये NH जुड़ जाएगा। तो ये दिखने के लिए होता है CONH। ये आप लोग पॉलीमराइजेशन में पढ़ते हो, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो नायलॉन होता है वो ये वाला फंक्शनल ग्रुप रखता है। इसी तरह प्रोटीन्स भी इसी के अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अमाइड में क्या करना है हमें? C डबल बॉन्ड O, ये आगे से कहीं बॉन्डेड होगा, N और H, ये भी आगे से कहीं बॉन्डेड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, 3 बॉन्ड्स बनाएगा, तो 1 2 तो ये रहे, तीसरा यहाँ से कहीं बन रहा होगा, और कार्बन की 4 है तो 1 2 3 3, तो ये रहे, चौथा यहाँ से कहीं बन रहा होगा। अमाइड के बाद आता है एस्टर। अब एस्टर होता है COO एंड देन C। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, CO2C, यूँ भी लिख सकते हैं। ये ड्रॉ कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O, देखो ये भी C डबल बॉन्ड O था, ये भी C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड है। इसको मैंने नीचे करके बनाया, इसको ऊपर करके बनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऊपर नीचे दोनों करके बना सकते हैं। इसके बाद O और फिर अगेन C। अब इसकी तो 4 वैलेंसीज पूरी, इसकी पूरी नहीं है, तो 1 2 3, चौथी ये रही। ठीक है, तो 4 वैलेंसीज पूरी हो गई।
तो ये एस्टर हो गया, ये अमाइड हो गया, ये अमाइन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्कीन्स एंड अल्कीन्स। बस हमारी सिलेबस में इतने ही फंक्शनल ग्रुप से। एक और लिख लेते हैं, इसको कहते हैं ईथर। ईथर जो होता है इसके अंदर ये वाला ओ गायब कर दो, तो ये COC जो बच गया ना, ये ईथर होता है। तो इसको COC इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यूँ होगा, C, ये 4 बॉन्ड्स होंगे, तो फिर O, फिर अगेन C, ये 4 बॉन्ड्स होंगे। इसको कहते हैं ईथर्स। अब ईथर्स के नाम नहीं आते, कार्बोक्सिल एस्टर्स के नाम आपको आते हैं, अमाइड का भी नाम नहीं आता लिखने को, अमाइन का भी नाम नहीं आता लिखने को, ये बाकी इन चारों के नाम आएंगे। तो यानी कि सिलेबस में ये 4 तो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। अमाइन की नहीं पढ़नी, अमाइड की केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको लिंकेजेस पढ़ने हैं। एस्टर की केमिस्ट्री पढ़नी है और ईथर की केमिस्ट्री भी नहीं पढ़नी। ठीक है, तो ये तो हो गए फंक्शनल ग्रुप। अब इसका कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल बने हुए होंगे इस तरह, ये यहाँ लगा है OH, यहाँ लगा है C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर मैं कर दूँ CH2, और इधर भी कर दूँ मैं CH3। और आपसे कहेगा इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, या इन सर्कल ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज दिस वन, दिस इज अल्कोहल, the other one is this one, this is ester। देखो ये रहा ना, ये रहा एस्टर, और ये C के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये रहा OH ऊपर, दिस इज अल्कोहल। सही है, C के साथ अल्कोहल बना लो और C के साथ एस्टर बना लो, तो वो आपको पता चल जाएगा कि एस्टर कौन सा है और अल्कोहल कौन सा है, किस तरीके से इसमें सर्कल बनते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 1 था, इसके बाद एक 2 और कर लेते हैं। इसके अंदर अगर आपके पास यूँ बना हुआ है 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, और डबल बॉन्ड इधर लगा दूँ, इधर मैं सिंपल H लिखूँ, इधर भी सिंपल H, इधर भी H, इधर OH, और इधर भी H। अब इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो देखिए एक तो अल्कोहल आ गया, ठीक है, एक तो आ गया कि अल्कोहल है। नंबर 2 ये देखें CONH, ठीक है। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ तो एक बार H था CONH में, ये तो 2 बार H आएगा, तो अगर 2 बार H आएंगे तो ये तो हो जाएगा अमाइन। नहीं, अगर C के साथ 2 बार NH2 आ जाए ना, 2 हाइड्रोजन तो हो लेकिन C के साथ जुड़े हुए हों, C के साथ, तो इसका मतलब अमाइन होता है। लेकिन CO के साथ जुड़े हुए हो तो इसका मतलब होता है अमाइड। तो अब तुम देखो CONH, अच्छा ये दूसरा H है ना, ये वाला, ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड क्या बना, तो ये बॉन्ड हो गया आपका अमाइड लिंकेज, ठीक है। इसी में एक और फंक्शनल ग्रुप था, वो ये था। चूँकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए, अब अल्केन और अल्कीन को हम इन सर्कल नहीं करते कभी भी, ठीक है। हम इन सर्कल अल्केन और अल्कीन को नहीं करते क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि इसमें कोई 3 फंक्शनल ग्रुप बताओ, तो फिर 2 तो हो गए ये दोनों, तीसरा फिर यही बनेगा, तो आप इसको कहेंगे कि दिस इज़ अल्कीन, ठीक है जी। एक कंपाउंड और देख लेते हैं, आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। एक कंपाउंड और देख लेते हैं जिसके अंदर कोई अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, नहीं है तो आप लिखेंगे नो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नंबर 3, इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, ठीक है। आखिर वाले को मैंने यूँ कर दिया, COOH, और ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, ये OH,
एंड सी डबल बॉन्ड ओ नीचे आ गया, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और इधर भी 1 हाइड्रोजन, ये O, इन दोनों के साथ भी 1 हाइड्रोजन, ये COOCH3। अब बताएं इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। सबसे पहले ये वाला, दिस इज एस्टर, उसके बाद ये वाला COC, दिस इज ईथर, ठीक है, और लास्ट में ये वाला, दिस इज कार्ब ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो अगर तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा इसको ड्रॉ करो। अच्छा, इसको लीनियर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तुम ये जिगजैग ख़त्म करके इसको स्ट्रेट कर दो। तो एक करके दिखाता हूँ, बाकियों को आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करें, HO ये आ गया, फिर ये वाला C डबल बॉन्ड O ये आ गया, फिर ये वाला CH2 आ गया, ये रहा CH2, फिर ये वाला CH2 आ गया, फिर ये O आ गया, फिर अगेन CH2 आ गया, फिर COOCH3, C डबल बॉन्ड OOCH3। नाउ दिस इज़ द मॉलिक्यूल। अब तो बहुत ही आसान हो गया। ये रहा आपका एस्टर, सॉरी ईथर, COC का बॉन्ड इसमें आ गया, COOC का बॉन्ड इधर आ गया, तो ये हो गया आपका एस्टर, और COOH का बॉन्ड इधर आ गया, तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है कोई नहीं पूछेगा, इस मॉलिक्यूल में कितने फंक्शनल ग्रुप है और उनके नाम क्या है। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप के भी यूजुअली नेम्स नहीं पूछे जाते, और आपको जो है वो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। तो नेम के पीछे मत भागिएगा, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखो, और इसका आइडेंटिफिकेशन देखो कि अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो किधर है, ठीक है भाई। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो अगली चीज़ हमारे पास आती है वो आती है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेमिंग बहुत ही आसान है, आपके सिलेबस में सिर्फ 4 कार्बन तक की नेमिंग आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 4 कार्बन तक की नेमिंग को किस तरीके से दिया जाता है। तो नेमिंग को नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर कह दो, या फिर आप इसको कह दो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इट्स बेटर कि आप नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहें, क्योंकि आपको नाम देने के लिए सिर्फ 4 कार्बन ही आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन को n से रिप्रेजेंट करते हैं, आप n की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो उसके नाम चेंज होते जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आप वो जो वर्ड यूज़ करोगे, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, वो लगाते हो, ठीक है। और फिर आता है सफिक्स। सफिक्स में आप फैमिली नेम, जो भी इसकी एंडिंग होती है ना, वो डालते हो। तो ये आ जाएगा फैमिली नेम, जैसे एन लगाना है, इन लगाना है, ओल लगाना है, ओइक एसिड लगाना है, क्या लगाना है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एहतियातन में 6 तक लेके जा रहा हूँ, हमारे एग्जाम में 4 तक ही आता है सिर्फ। तो प्रीफिक्स में आपके पास जो पहला कार्बन होगा उसका नाम हो जाएगा मीथ, फिर आ जाएगा ईथ, फिर प्रोप, ब्यूट, इसको बट नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे और चीज़ भी आएंगे। फिर आता है पेंट, फिर हेग्स, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप अल्केन के लिए नाम देंगे, अल्केन के लिए, तो अल्केन फैमिली के लिए ANE आ जाएगा। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है ANE। तो ये हो जाएगा मीथ एन, ईथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंटेन एंड हेक्सेन। यही आपका बेसिक है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ब्यूटेन, किसी का नाम है ब्यूटेन, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 कार्बन हैं और ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। अगर यही चीज़ मैं कन्वर्ट कर दूँ अल्कीन के लिए, तो आप सिर्फ एन की बजाय इन यूज़ कर लोगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटइन, 4 कार्बन वाला अल्कीन, ठीक है, 4 कार्बन वाला अल्कीन। अगर तुम प्रोपीन कहोगे तो इसका मतलब है कि प्रोप 3 कार्बन वाला क्या हो गया, 3 कार्बन वाला अल्कीन हो गया, ठीक है।
अच्छा, आप सबके नाम ब्यूटेन यानी अल्केन के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अगर आप ले लेते हो अल्कोहल, अल्कोहल तो आप इसके अंदर ओ एल लगाते हो, लेकिन कब लगाते हो ओ एल? जैसे मीथॉल या इथॉल नहीं, आप ब्यूटेन की पूरी या अल्केन की पूरी स्पेलिंग लिखोगे और सिर्फ इसका ई हटा के इसकी जगह पर ओ एल लिख दोगे। जैसे ब्यूटेनॉल हो जाएगा तो ब्यूटेन तो पूरा का पूरा आ गया, सिर्फ ई नहीं लिखा हमने, इस ई की बजाय अब यहाँ पर आएगा ओ एल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब इस ओ एल की वजह से आपको पता चला कि इसके अंदर ओ एच है, ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। ब्यूट का मतलब है कि ये 4 कार्बन वाला अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से अगर आप लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को इसी तरह अल्केन से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन एंड इसका होगा ओइक एसिड पे, तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक एंड हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड्स इस तरीके से आपने इसमें लिख लेने। ठीक है, समझ आ गया ये? चलिए जी, इसके बाद आपको अगर आगे और नाम की ज़रूरत पड़ती है जैसे पेंटेनोइक और हेक्सेनोइक, तो एग्जामिनर आपको जो पूछेगा खुद से वो 4 नाम यहाँ तक पूछेगा, 4 तक पूछेगा। अगर 5, 6, 7, 8 का अगर कहीं कभी क्वेश्चन आया भी तो वो आपको हिंट दे देता है। ठीक है, हिंट देगा कि भाई पेंटेनोइक एसिड एक एसिड है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, लेकिन उससे पहले ये 4 लिखे हुए होंगे। तो अब आप खुद ही देख लो कि मीथ ईथ प्रोप ब्यूट के बाद पेंट आ रहा है तो इसका मतलब 5 कार्बन होंगे। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर आपको एक टेबल बना हुआ आएगा, उस टेबल के अंदर नाम और उसका नंबर, या तो नाम गिवन होंगे, बीच में से नाम गायब हो जाएगा। जैसे मान लो कि वो एसिड के लिए क्वेश्चन है तो लिखा होगा मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड एंड फिफ्थ का नाम नहीं होगा, नीचे लिखा होगा हेक्सेनोइक एसिड। अब ये बीच में पेंटेनोइक एसिड आपको लिखना है तो वो मिसिंग नाम आपने लिखना है। ठीक है, और साथ उसके स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे तो उसके या उसकी कोई कोई प्रॉपर्टी लिखी होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब उस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को एक पैटर्न से देखते हुए नीचे आइएगा और उसमें बीच में एक वैल्यू मिसिंग होगी, जैसे ब्यूटेनोइक एसिड की एक वैल्यू मिसिंग थी तो ऊपर और नीचे की वैल्यूज गिवन थी, तो आप अंदाज़ा लगाते हो कि ऊपर से वाले को नीचे वाले में सम करते हो, देखते हो कितना डिफरेंस बन रहा है, तो उतना ही डिफरेंस नीचे वाले का होना चाहिए। इस तरीके से आप ऊपर से नीचे आते हो तो एक पैटर्न को देखते हुए आते हो। या वो आपसे पूछता है कि ऊपर से नीचे आते वक्त बताइए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, तो आप कहते हो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अगर वो डिक्रीज हो रहा हो, जैसे होता नहीं है कभी डिक्रीज, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा हो तो आप बोलते हो कि वो डिक्रीज हो रहा है। कभी कंडक्टिविटी पूछ ली जाती है, ठीक है, तो वो उन नाम के साथ एसोसिएटेड करके ही आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगा, तो नाम इस तरीके से देंगे आप। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटीन और ब्यूटेनोइक एसिड बताया ना, तो इस तरीके से आप किसी का भी नाम किसी के भी साथ डाल सकते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या पेंटेन, हेक्सेन में से। ठीक है, कुछ टीचर्स इसको 10 तक याद करा देते हैं, 10 तक याद करने की ज़रूरत नहीं है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए जी, अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आपको खुद से नाम भी देगा और स्ट्रक्चर भी देगा, फॉर्मूला भी देगा। ठीक है, जैसे मान लो वो कहता है ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन, तो ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं। अब आपको याद नहीं करना कि ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, वो आपसे खुद ही कहेगा कि C8H18 इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन। तो अब आपको समझ आ गया कि भाई ऑक्टेन कह रहा है तो वो C8H18 होगा। ठीक है, दिस इज़ द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगली चीज़ है आपके पास ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड, नहीं ड्राइंग नहीं थी, होमोलोगस सीरीज। हाँ, अगली चीज़ है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अच्छा, मैंने ड्राइंग उसमें लिखा नहीं है, ड्रॉ भी करने के लिए मॉलिक्यूल आते हैं, वो आइसोमर्स में ही सिखाऊंगा। तो होमोलोगस सीरीज किस तरीके से होती है तो लिख लेते हैं इसका ज़रा। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे क्लासीफाई करोगे? तो बेसिकली दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है,
तो ये इसकी हो जाएगी डेफिनीशन। एग्जामिनर आपसे पूछेगा डिफाइन द टर्म होमोलोगस सीरीज 2 मार्क्स के लिए, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन आपने ये लिख देनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे आप ऑल द मेंबर्स। अभी मेंबर्स क्या होते हैं ये भी अभी समझ आ जाएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली will have same general formula। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली विल हैव सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला का मतलब क्या होता है? CnH2n वाला फार्मूला, n की टर्म में जो फार्मूला यूज होता है ना, जैसे कि अल्केन अगर है अल्केन, तो अल्केन का फार्मूला होगा CnH2n+2। हमें पता है कि अल्कीन अगर होगा तो अल्कीन का फार्मूला क्या होता है, ये बुक्स में मेंशन किया हुआ है CnH2n, ये अल्कीन का फार्मूला होता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी फार्मूला अगर आप उठाओगे, कोई भी फैमिली आप उठाओगे, एनी अदर फैमिली, तो उसका फार्मूला हमेशा अदर फैमिलीज़ का हमेशा बनता है CnH2n+1 देन फंक्शनल ग्रुप, उसका फंक्शनल ग्रुप कोई भी डाल दो। तो जब तक हमारे ओ लेवल के सिलेबस की बात है, क्या ये मतलब हमेशा ऐसे ही होगा? तो जी हाँ, ओ लेवल के अकॉर्डिंग हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन इंडीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। ओ लेवल का सिलेबस चूँकि बहुत लिमिटेड सिलेबस है, तो उस लिमिटेड सिलेबस के अंदर आपने इसको इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो अदर फैमिलीज़ के लिए क्या हो जाएगा? तो जैसे कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप ले लो, मान लो अल्कोहल ले लो, तो अल्कोहल का फार्मूला बेसिक यही है, सिर्फ इसकी 2 की बजाय 1 कर दो और उसका फंक्शनल ग्रुप लगा दो, तो CnH2n+1 और उसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपके पास इसका जनरलाइज फॉर्म में आप यूँ लिख लो कि CnH2n+1 और डाल दो फिर फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? COOH हो सकता है फॉर एसिड, COOH फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, OH फॉर अल्कोहल, NH2 फॉर अमाइन, और इसी तरीके से OCH3 फॉर ईथर्स, या कोई और चीज़ जो आप उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर वो सिलेबस से आउट हो जाएगा, तो बस इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, नंबर 2 जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी होमोलोगस सीरीज़ की, उसके लिए होता है कि all the members of the same family will have same chemical properties, but physical properties are slightly different to each other। तो same chemical properties but physical properties slightly differs from each other। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अल्केन के 15 मेंबर्स हैं या 20 मेंबर्स हैं, यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो अल्केन फैमिली के ये सब मेंबर्स हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आते वक्त इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम रहेगी, क्योंकि इन सबके पास कार्बन हाइड्रोजन का और कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है, तो केमिकली तो सब एक जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, वो बेस्ड करती है नंबर ऑफ कार्बन पर। तो नोट बना के आप यहाँ लिख सकते हैं इसको अलग से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ठीक है, और थिकनेस, वो विस्कोसिटी में ही आ जाएगा, सूटी फ्लेम, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो आप किसी भी फैमिली के नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ाते जाओगे, मान लो अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, कोई भी फैमिली हो, ये सब पर अप्लाई होगा, तो उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तुम देखोगे ऊपर से नीचे आते वक्त चेंज आना स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा कि एक टेबल बना होगा, उस टेबल के अंदर 5-6 मेंबर्स होंगे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि क्या हो रहा है, इंक्रीज़ है डिक्रीज़, तो वो दे या ना दे, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट,
उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी की सारी इंक्रीज हो जाती हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी फैमिली का C1 से C10 तक चले जाओ, C1 टू C10 जाओगे तो ये सब चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एक्सेप्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करती है। इसमें से एक है वॉलेटिलिटी और एक है फ्लेमेबिलिटी। ये डिक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उसका इतना मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो उसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। वॉलेटिलिटी और फ्लेमेबिलिटी किसको कहते हैं? वॉलेटिलिटी एबिलिटी टू एवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। तो मॉलिक्यूल अगर बहुत हैवी हो गया तो वो आसानी से अपने लिक्विड फॉर्म को छोड़कर गैस फॉर्म में नहीं जा सकेगा, इसकी वजह से उसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी एक्सेप्शन में आप लिखोगे एक्सेप्ट वॉलेटिलिटी एंड फ्लेमेबिलिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती हैं। बाकी ये सब क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और केमिकली क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, अगर आप अल्केन की बात कर रहे हो, अल्केन की, तो अल्केन में तो यही बॉन्ड होगा ना जो रिएक्ट करेगा, ये वाले बॉन्ड्स रिएक्ट करेंगे। अगर आप अल्कोहल की बात कर रहे हो तो अल्कोहल में तो ये वाला बॉन्ड रिएक्ट करेगा, COH और OH का बॉन्ड रिएक्ट करेगा। तो ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये तो हर बार सेम ही रहेगा, ठीक है। भले से आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट स्लाइटली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट स्लाइटली डिफर्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 2 ये सेकंड हो गया। नंबर 3 होमोलोगस सीरीज का जो पॉइंट है वो आपके पास आता है लिखने के लिए, तो आपने लिखना होता है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट इन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। नंबर 3 डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट, यानी CH2 का डिफरेंस होगा इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव members of the same family। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली यानी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 के बीच में जो है वो CH2 का एडिशन होगा हमेशा। इस बात का क्या मतलब हुआ, इसकी एग्जांपल अब सबको मर्ज कर लेते हैं तो बात समझ आ जाएगी। मान लें कि आपके पास अल्केन फैमिली है तो पहला मेंबर होगा CH4, बल्कि आपको पता ही नहीं है कौन सी फैमिली, आप उसने कहा आपके पास ये फैमिली A है तो इसका पहला मेंबर CH4 है तो दूसरा क्या होगा, तो आप कहोगे C2H6। देखो इन दोनों के बीच में CH2 का एडिशन है। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा होना चाहिए, तो इसमें C ऐड करो तो C3 बन जाएगा और H2 ऐड करो तो 6 और 2 8। फिर C में एक कार्बन ऐड करो तो C4, H में 2 हाइड्रोजन ऐड करो तो C4H10। तो सो ऑन चलते चलते आप इसके एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर लेते हो। आप कहते हो जो आपका N नंबर है, N हाइड्रोजन के 2 टाइम और +2 है, तो हर बार यही फॉलो हो रहा है 2N + 2। तो देखो ये बन गया तुम्हारा जनरल फार्मूला। तो आपके पास अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि 5-6 मेंबर्स गिवन हो या 2-3 मेंबर्स भी गिवन हो तो आप उसका जनरल फार्मूला निकाल सकते हो। जैसे आपने कहा अगर कार्बन इसका 1 है तो CnH2n + 2 के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 + 2 = 4 बन गया, तो ये तो वैलिड है, बिल्कुल फार्मूले पे फिट हो गया। C2 अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 2 ज़ा 4 + 2 6 हो गया, सॉरी मैंने ऊपर कह दिया 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा C1 ज़ा C n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो 2 2 1 ज़ा 2 + 2 = 4, इधर 2 2 ज़ा 4 + 2 = 6, इधर आएगा 3 तो 3 2 ज़ा 6 + 2 8, 4 2 ज़ा 8 + 2 10। तो ये इसका मतलब है कि ये फॉर्मूले में हमारे पास वैलिड हो रहा है। तो एग्जामिनर आपसे कहेगा पुट द वैल्यू ऑफ n = 10 एंड व्हाट शुड बी द फॉर्मूला। तो अगर n की वैल्यू तुम 10 पुट करो तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा C10 10 2 ज़ा 20 + 2 तो 22। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा, लेकिन नाम आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर की बात है। चलिए जी अगर आपके पास B है, B में मैं आपसे कहूँ कि पहला मेंबर है CH नहीं, CH4 नहीं है, C2 से स्टार्ट हुआ तो C2H4 मान लीजिए,
तो अगला मेंबर क्या होना चाहिए, CH2 ऐड कर दो, तो C3H6, और उसके बाद C4 तो H8, C5 तो H10। तो इसका फॉर्मूला यानी कि जो आपका N है ना उसका 2 टाइम्स हाइड्रोजन मौजूद है। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा CnH2 एंड बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कीन। तो अगर N की वैल्यू 10 हो तो फिर तो आपने कहा C10 तो H20 बन जाएगा, जितना कार्बन है उसका 2 टाइम हाइड्रोजन है। चलिए जी, नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, एक नई फैमिली है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास पहला मेंबर जो बनता है वो बनता है CH3OCH3, दूसरा मेंबर बनता है C2H5OCH3, तीसरा मेंबर बनता है C3H7OCH3। तो बताइए इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। तो रिमेंबर OCH3 तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो बेसिकली OCH3 इज़ योर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो OCH3 अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है जो चेंज नहीं हो रहा तो सिर्फ चेंज ही हो रहा है। तो हमने आपको पिछली बार भी कहा कि अगर जब भी आपके पास इस तरह से कोई कंपाउंड आता है, ये रहा ये लिखा हुआ, तो आप हमेशा उसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 ही बनाते हो, क्योंकि आपके लेवल में इसी तरह से आएगा। तो तुम गौर से देखो तो इसका फार्मूला यही बन रहा है ना, इन सब के अंदर CH2 ऐड हो रहा है, CH3 में CH2 ऐड कर दो तो C2H5 बनेगा, फिर CH2 ऐड कर दो तो C3H7 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जनरल फार्मूला बन गया CnH2n+1 OCH3, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। क्लियर। अब मैं अगर कहूँ इसकी जगह n की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो कर दो भाई, तो C10 H20 था ना, इसमें से एक माइनस कर दो, तो 20, इसमें से एक माइनस कर दो, इसमें से एक प्लस कर दो, 21, 2n+1 तो OCH3, ये बन गया आपका मॉलिक्यूल। तो इस तरह आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है P2 का क्वेश्चन, P2 में अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, P1 में किस तरीके से आता है, P1 में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है। मान लीजिए कि आपके पास कहा गया कि सेकेंड मेंबर जो है, सेकेंड मेंबर ऑफ द फैमिली इज C6H6, दिस इज द सेकेंड मेंबर, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर। तो अगर मैं कहूँ 1 2 3, सेकेंड वाला है C6H6, तो आप ये भी बता दो और आप ये भी बता दो। कैसे बताओगे, तो यहाँ बच्चा गलती करता है कि C6H6 है ना, तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnHn। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले को होना चाहिए C5H5 और नीचे वाले को होना चाहिए C7, तो HB7। ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। आपको यहाँ जनरल फार्मूला नहीं बता सकते हो आप। जनरल फार्मूला को बताने के लिए कम से कम आपके पास 2 से 3 मेंबर्स हों। जैसे मैंने इसमें 3 मेंबर्स दिए थे तो आपने जनरल फार्मूला निकाला था। जनरल फार्मूला निकालने के लिए आपको 2 से 3 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूँ भाई इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन पे जाओ, देयर इज CH2, देयर द डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट। इस इन्फॉर्मेशन पे जाओ कि CH2 यूनिट का एडिशन होता है हर कंसेक्यूटिव मेंबर्स में। तो पहला सेकंड मेंबर ये है, तो इसके ऊपर वाले में से CH2 माइनस कर दो और नीचे वाले में CH2 ऐड कर दो। तो जब ऊपर वाले को CH2 माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा C5, हाइड्रोजन 2 माइनस होंगे 6 में से तो बचेंगे 4। तो पहला मेंबर हो गया ये, दूसरा मेंबर हो जाएगा C6H6 जो कि गिवन है। नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, तो C6 में एक कार्बन ऐड कर दो तो 7 और हाइड्रोजन 2 ऐड कर दो CH2, तो 6 और 2 8। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। वो सीरीज दे देंगे आपको, उन सीरीज में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। दिस इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज भी हो गया आपके पास। होमोलॉगस सीरीज के बाद आपके पास ये भी हो गया कि फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से आते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका रह जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको मैं दोबारा दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।